अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम एक नया बाब नंबर 11 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरे अंदाज़े के मुताबिक तो ये जो केमिस्ट्री की शाख हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, ये आपको बहुत ही मज़ेदार भी लगेगी और शायद इसकी वजह से आप लोगों का केमिस्ट्री को पढ़ने का मज़ीद दिल करेगा। तो चलें आज के पहले उन्वान में दाखिल होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और एक बड़ा ही बहुत ही अहम नुक्ता पढ़ेंगे जिसका नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और कदम रखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हम बाब नंबर 11 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। बच्चों, मैं आपको इस बाब के आगाज़ में ही बता देना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी दस्तरस होगी, उतना ही ज़्यादा आपको इल्म केमिस्ट्री का मिलता रहेगा। उसकी एक बहुत बड़ी वजह भी है कि ज़्यादातर बच्चों को मुख्तलिफ़ लेवल्स के ऊपर यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ाई जाती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब आप में से बच्चे एफएससी में जाएंगे और एफएससी के दूसरे साल यानी सेकेंड ईयर में जाएंगे, तो वहाँ पर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उनको 7 या 8 बाब और चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो उसकी बुनियाद यहीं से आप बना कर जाइए। तो चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ और आपकी थोड़ी सी बुनियाद बनाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा किसको जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पहली बात जहन नशीन कर लें कि ये है ऐसी केमिस्ट्री या ऐसी ब्रांच जिसमें हमारा ताल्लुक होगा हाइड्रोकार्बन्स के साथ और उनके डेरिवेटिव्स के साथ। तो इसमें हमने दो चीज़ों को पढ़ना है। सबसे पहले तो इसकी तारीफ सुन लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच या शाख जिसमें हम पढ़ते हैं किसको? हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को। तो हमने दो बातों को पढ़ना है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ कार्बन यानी सी, कार्बन का सिंबल बच्चों आपको पता है सी होता है, और नाम पे गौर करें, हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन होगा और हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, हाइड्रोजन से बनते हैं, यानी इनमें कोई तीसरा एलिमेंट नहीं होता। और हाइड्रोजन का सिंबल आपको पता है H होता है। तो इसका मतलब है हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे अजीज तलबा व तालिबात? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ दो एलिमेंट्स होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन। और इसमें मैंने सिर्फ का लफ्ज़ ख़ास तौर पर लिखा है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इनके अंदर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होती। मैं आपको मिसाल देता हूँ। बच्चों, आप लोगों ने मीथेन का नाम तो सुना होगा। अब ये मीथेन क्या है? मीथेन कुदरती गैस की सूरत में हमारे घरों में आती है, ज़मीन के नीचे से निकलती है, और हमारे इस खिते में पाकिस्तान में उसको सुई गैस का नाम दिया जाता है। दर हकीकत उसका नाम कुदरती गैस है। उसको सुई गैस तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बलूचिस्तान के इलाके सुई से पहली मर्तबा दरियाफ्त हुई थी, और आज भी हम वहीं से उसको निकाल रहे हैं। दीगर और भी हमें मुख्तलिफ जगहों पे उसके रिसोर्सेज नज़र आते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में उसको नेचुरल गैस कहा जाता है, यानी कुदरती गैस कहा जाता है। याद रखिएगा, ये एक बहुत अहम कसीरुल इंतखाबी सवाल भी है कि कुदरती गैस में कितने फ़ीसद मीथेन होती है। तो याद रखिएगा, कुदरती गैस में
85% मीथेन होती है। अब अगर हम मीथेन का फॉर्मूला देखते हैं तो मीथेन का फॉर्मूला है CH4। अब जरा गौर कीजिए कि इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, तीसरा कोई एलिमेंट इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, तीसरा कोई एलिमेंट ना हो, उसको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा अजीज तुलबा व तालिबात, मैं आपके सामने एक और बहुत ही अहम कंपाउंड का नाम लिख रहा हूं जिसका नाम है बेंजीन। और बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। आप देख सकते हैं कि इसमें भी सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है, तीसरा कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, याद रखिएगा ये होते हैं जिनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन से मुराद है ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स होंगे, और वो दो एलिमेंट्स कौन से होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन। तो हमें हाइड्रोकार्बन्स की तो समझ लग जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि ये डेरिवेटिव्स क्या चीज है। तो मैं डेरिवेटिव्स को समझाने के लिए आपके सामने चंद एक चीजें लिखता हूं। अजीज तुलबा व तालिबात, आपको पता है कि हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिसको कहा जाता है इथेनॉल, और ये इथेनॉल उसी कंपाउंड का नाम है असल में जिसको आप इथाइल अल्कोहल कहते हैं। तो इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल एक ही चीज के दो नाम हैं, और इसमें कोई गलत चीज ही नहीं है। हम पानी को यानी वाटर को वाटर भी कहते हैं, हाइड्रो भी कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं, तो मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं। तो इथेनॉल का दूसरा नाम है इथाइल अल्कोहल। अब अगर हम इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला देखते हैं तो वो है C2H5OH। और जिन बच्चों को भी लग रहा है कि ये बड़े मुश्किल से फॉर्मूले सर ने लिख दिए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ही लेक्चर्स के बाद इंशाल्लाह आपके लिए ये मुश्किल रहेंगे नहीं। तो आपने साथ बने रहना है, आप लोगों ने लेक्चर को तसलसल के साथ पढ़ते रहना है। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम मास्टर बनाएंगे इंशाल्लाह। तो इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH है। अब देखिए, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर ये एक हाइड्रोकार्बन है। ये एक हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि हाइड्रोकार्बन वो होता है कि जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, तीसरा कोई एलिमेंट उसके अंदर मौजूद ना हो, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन। जबकि इसमें हमें नजर आ रहा है कि तीसरे एलिमेंट की सूरत में कौन आ चुका है, ऑक्सीजन आ चुका है। लिहाजा हम कहते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन तो नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, हम ये कह सकते हैं कि इसको कार्बन हाइड्रोजन वाले ही किसी कंपाउंड से निकाला गया है, यानी किसी हाइड्रोकार्बन से ही इसको बनाया गया है, किसी हाइड्रोकार्बन से ही इसको निकाला गया है। तो याद रखिएगा बच्चों, ऐसे चीजों को हम कहते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन्स के क्या है, डेरिवेटिव्स। और ये बात, इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि इथाइल अल्कोहल को हम बनाते कैसे हैं। इथाइल अल्कोहल को हम बनाते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको इंशाल्लाह हम लोग आने वाले दिनों में बड़ी तफसील से पढ़ेंगे, उसका नाम है ईथीन। तो ये है ईथीन। जब हम ईथीन के अंदर पानी को मिलाते हैं ना, जब हम ईथीन के अंदर पानी को मिलाते हैं तो याद रखिएगा उससे इथेनॉल बन जाता है। अब जरा गौर कीजिए, ईथीन का फॉर्मूला क्या होता है। ईथीन का फॉर्मूला होता है C2H4, और हम उसमें क्या शामिल कर रहे हैं, पानी। और जैसे ही हम उसमें पानी को शामिल करते हैं और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो ये बन जाता है इथेनॉल। तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आप किसी ऐसे कंपाउंड को देखते हैं जिसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, साथ में कोई तीसरा एलिमेंट भी आ गया है, ऑक्सीजन आ गया है, नाइट्रोजन आ गया है, फॉस्फोरस आ गया है, सल्फर आ गया है,
तो आपने कहना है कि ये हाइड्रोकार्बन तो नहीं है, लेकिन हाइड्रोकार्बन का ही डेरिवेटिव है, क्योंकि इसको हमने बनाया किससे है, हाइड्रोकार्बन से बनाया है। तो अजीज तलबा तालिबात याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन सिर्फ वो हैं जिनके अंदर कार्बन है और हाइड्रोजन है, और कोई नहीं है। लेकिन अगर उसके साथ कोई चीज मिल गई है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से कोई चीज मिल गई है, तो फिर हम कहेंगे कि ये डेरिवेटिव है। अब अगर हम देखें तो ये जो हाइड्रोकार्बन हैं, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स, और उनके डेरिवेटिव्स, यानी हाइड्रोकार्बन्स क्या हो गए, जिनमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, और डेरिवेटिव्स क्या हैं, जिनमें कोई और चीज भी मिल चुकी है। जब हम इन दोनों को मिला लेते हैं ना बच्चों, जब इन दोनों को मिला लेते हैं तो इन दोनों को मिलाने से बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, अगर कोई आपसे पूछता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, तो आपने नाम देना है कि जनाब ये उनके किनके हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को मिला लिया जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो याद रखिए, अगर आप किसी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन को देख लेते हैं, अगर तो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है तो आपने कहना है हाइड्रोकार्बन, लेकिन अगर साथ में कोई और एलिमेंट भी शामिल हो चुका है तो आपने कहना है ये उसका डेरिवेटिव है, चाहे हाइड्रोकार्बन हो या उसका डेरिवेटिव हो, यानी दोनों को मिला लिया जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बड़ी आसान सी तारीफ निकल आती है कि हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो ये तो हो गई एक तफसील ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पढ़ाई, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स। इसीलिए मैंने ऊपर तारीफ लिख दी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी शाख है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को पढ़ते हैं। अब जब कभी भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हमारा जिक्र करना जरूर बनता है वाइटल फोर्स थ्योरी का। वाइटल फोर्स थ्योरी, अजीज तलबा तालिबात याद रखिएगा, वाइटल फोर्स थ्योरी का दूसरा नाम है वाइटलिज्म। तो इसको वाइटलिज्म भी कहा जाता है। अच्छा, अब ये वाइटलिज्म क्या चीज है या वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, सबसे पहले बात ज़हन में रखिएगा कि इसको जोसेफ बर्जीलियस ने इस थ्योरी को पेश किया था, और दर हकीकत ये एक थ्योरी की सूरत में पेश तो नहीं की गई थी, यानी एक थ्योरी जो है वो मुख्तलिफ तजर्बात से गुजर के आती है, और इसमें किसी किस्म के कोई तजर्बात नहीं किए गए थे। ये असल में एक इंसान की अपनी सोच थी जिसने उसको फैला दिया, और वो आहिस्ता आहिस्ता फैलती चली गई और बहुत अरसे तक, और ये कोई बहुत लंबा अरसा नहीं है। अगर हम वाइटल फोर्स थ्योरी की हिस्ट्री उठा के देखें, इसकी तारीख उठा कर देखें, तो 1815 के बाद ये पेश हुई है। 1827-28 पे इसको ख़त्म कर दिया गया, या इसे रिजेक्ट कर दिया गया। 2 साल तक फिर भी कायम रही, लेकिन 1830 तक बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब वाइटल फोर्स थ्योरी है क्या, वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में याद रखिएगा, उस वक्त के लोगों का जो भी केमिस्ट्री को पढ़ रहे थे उनका ये कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। और मैं अभी वजह आपको बताता हूं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। उनका ये कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी के अंदर नहीं बनाया जा सकता। ये था इस थ्योरी का लुबे-लबाब, ये था इस थ्योरी का एक अहम तरीन नुक्ता कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर हमने तो बेतहाशा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे सुने जो लेबोरेटरी में बनते हैं, इसीलिए मैं आपको मैंने शुरू में बता दिया कि वाइटल फोर्स थ्योरी का अब जो है कहीं पर भी हमें वजूद नज़र नहीं आता, ये थ्योरी गलत साबित हो चुकी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त के लोगों को ऐसा लगा क्यों कि वाइटल फोर्स थ्योरी होनी चाहिए, या हम लेबोरेटरी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना नहीं सकते। उनको इसलिए लगा था बच्चों
क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उस वक्त तक दरियाफ्त हुए थे या जिनका उस वक्त तक पता चल रहा था, वो सारे के सारे कुदरती तौर पर मिलते थे। मैं आपको कुछ चीज़ों की मिसाल देता हूं। कार्बोहाइड्रेट्स उस वक्त तक डिस्कवर हो चुके थे, उस वक्त तक दरियाफ्त हो चुके थे, हमें पता था कि कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक होते हैं। प्रोटीन्स के ऊपर उस वक्त तक अच्छी खासी पढ़ाई हो चुकी थी। इसी तरह डीएनए और आरएनए जो थे उनके बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आइडिया था। फिर जमीन में से तेल और इस तरह की चीजें निकाली जा रही थी। इसका मतलब है कि उस वक्त के लोगों के तो खुद ब खुद ही दिमाग में ये बात आ जाया करती थी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमें कुदरती तौर पर ही मिल रहे हैं, या तो वो ज़ेरे ज़मीन मिल रहे हैं, या पौधों से मिल रहे हैं, या जानवरों से मिल रहे हैं। यानी उनका जो सोर्स है वो कुदरती सोर्स है, जानदार सोर्स है, वो गैर जानदार चीज़ों से नहीं मिल रहे। और अगर मिल भी रहे हैं, गैर जानदार चीज़ों से मिल भी रहे हैं, तो कुदरती तौर पर मिल रहे हैं। तो इसलिए उनके जहन में खुद ब खुद ये ख्याल आ ही जाता था कि शायद हम इसको बना नहीं सकते। बल्कि इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी कहा भी इसलिए जाता है क्योंकि उस वक्त के लोगों को ये लगने लग गया था कि शायद कोई फोर्स होती है, शायद कोई फोर्स होती है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए चाहिए, और वो फोर्स हम नहीं बना सकते क्योंकि वो कुदरती फोर्स है। कुदरत चाहेगी तो वो फोर्स बनेगी, और जब वो फोर्स बनेगी तो कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन और उसी फोर्स को उन्होंने वाइटल फोर्स का नाम दिया था, और इसको उन्होंने बड़ा मिस्टीरियस, यानी इसको वाइटल फोर्स भी कहते हैं और मिस्टीरियस फोर्स भी कहते हैं। मिस्टीरियस इंग्लिश का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है पुरस्रार, कि एक ऐसी चीज जिसकी वजह ही नहीं पता कि वो क्या है। लेकिन इस थ्योरी को ज्यादा अरसा, 10 से 12 साल से ज्यादा अरसा नहीं लगा, और ये थ्योरी जो है वो कब खत्म हुई, जब फ्रेडरिक वोहलर, अजीज तुलबा और तालिबात में साथ साथ कसीरुल इंतखाबी सवालात भी आपके साथ आपको बताता जा रहा हूँ। मिसाल के तौर पे वाइटल फोर्स थ्योरी किसने पेश की? जोसेफ बर्जीलियस ने पेश की। फ्रेडरिक वोहलर कौन था? फ्रेडरिक वोहलर, इसमें आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, एक वाव भी लिख सकते हैं, दो भी लिख सकते हैं। फ्रेडरिक वोहलर ने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, और अजीज तुलबा तालिबात इस कंपाउंड का नाम था यूरिया। जी हां, फ्रेडरिक वोहलर ने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनाया, और उस कंपाउंड का नाम था यूरिया। जो यूरिया आज भी हम खाद के तौर पे, यानी फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उस यूरिया को पहली मरतबा फ्रेडरिक वोहलर ने बनाया था। तो मैं लिख देता हूं कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम था यूरिया, और इसका फॉर्मूला है NH2CONH2। और इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है? इसको लिखने का दूसरा तरीका है NH2 होल ट्वाइस CO। तो यूरिया, जिसको आज हम खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, उसको पहली मर्तबा फ्रेडरिक वोहलर ने बनाया। गौर से देखिए कि इसके अंदर हमें कार्बन भी नजर आ रहा है, हाइड्रोजन भी नजर आ रहा है, इसका मतलब है ये ऑर्गेनिक होगा। तो अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बना लेते हैं तो इसका मतलब है कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई? गलत साबित हो गई। फ्रेडरिक वोहलर ने यूरिया को बनाया किस तरह? तो जरा गौर से सुनिएगा अजीज तुलबा और तालिबात। फ्रेडरिक वोहलर ने एक कंपाउंड इस्तेमाल किया जिसका नाम था सोडियम सायानेट, और उसका फॉर्मूला था NaCNO। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो किताब में नहीं लिखी हुई, तो ये एक इजाफी मालूमात की सूरत में मैं आपको बता रहा हूँ कि सोडियम सायानेट, ये है सोडियम सायनेट। अच्छा जी, अब सोडियम सायनेट जो बन गया, ये इसने कहां से लिया था? याद रखिएगा, ये सोडियम सायनेट
जानवरों के जिस्म में पाया जाता है, ये उसने जानवरों के जिस्म से लिया था। तो सोडियम सायनेट लिया, उस सोडियम सायनेट का रिएक्शन उसने किसके साथ करवाया? अमोनियम क्लोराइड के साथ, जिसका फॉर्मूला है NH4Cl। और जैसे ही ये उसने इनका रिएक्शन करवाया तो इसके नतीजे में बना अमोनियम सायनेट और साथ में बना NaCl। अच्छा जी, ये जो अमोनियम सायनेट बना है, बच्चों ये जो अमोनियम सायनेट बन गया है, इस अमोनियम सायनेट को उसने सिर्फ क्या किया? गर्म किया। CNO, उसने इसको थोड़ा सा गर्म किया और इसको गर्म करने से इसके अंदर एक अमल शुरू हो गया जिसको हम केमिस्ट्री की ज़बान में कहते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट होता है कि अगर एक मॉलिक्यूल एक ख़ास शक्ल में है तो वो अपनी शक्ल को थोड़ा सा क्या कर लेता है? तब्दील कर लेता है। इसमें से कोई चीज़ खारिज नहीं हुई, इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं हुई, सिर्फ रीअरेंजमेंट हुई और ये किस में तब्दील हो गया? यूरिया के अंदर तब्दील हो गया। तो चूंकि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसको पहली मर्तबा लेबॉर्ट्री के अंदर बना लिया गया, तो इसका मतलब है कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो गई, वो गलत साबित हो गई। और यूरिया को बनाने के बाद अगले 1 से 1.5-2 सालों में बेतहाशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार किया, जिसके बाद बची कुची जो कसर रह गई थी वाइटल फोर्स थ्योरी की, वो भी पूरी हो गई। और आज उस वक्त से लेकर फ्रेडरिक वोहलर का ये तजर्बा 1828 का है और उसके बाद से लेके अब तक हम बेतहाशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्रीज के अंदर और इंडस्ट्रीज के अंदर बना चुके हैं। आप ये भी देखिए कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हम बना चुके हैं जो कुदरती तौर पर नहीं पाई जाती, जैसे कि प्लास्टिक। प्लास्टिक एक मुकम्मल तौर पे सिंथेटिक चीज़ है। अजीज तलबा तालिबात, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये लफ्ज़ सिंथेटिक का बार बार आएगा। सिंथेटिक का लफ्ज़ कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं? हर वो चीज़ जो कुदरती तौर पर नहीं पाई जाती बल्कि इंसान ने उस चीज़ को बनाया है, उस चीज़ के नाम के साथ हम लगा देते हैं सिंथेटिक। आप कभी नहीं सुनेंगे कि किसी पौधे से या किसी जानवर से या ज़मीन के नीचे से प्लास्टिक निकल रहा है। तो प्लास्टिक जो है वो मुकम्मल तौर पे इंसान की ईजाद है, इंसान की दरियाफ्त है, लिहाजा वो एक सिंथेटिक चीज़ है। तो ये है तारुफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसका मतलब है कि इस पूरे चैप्टर में, इस बाब में और इससे अगले बाब में हमने बिलखसूस सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को पढ़ना है और उसके लिए वाइटल फोर्स थ्योरी को सबसे शुरू में पढ़ना बहुत अहम था। जी, तो बच्चों ये था आज का उन्वान, जिसमें हमने पढ़ लिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स की मुकम्मल पढ़ाई है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ लग चुकी होगी। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।